अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी PSY 101 का लेसन नंबर 13 डिस्कस करेंगे। इस लेसन का नाम भी नर्वस सिस्टम है। इसको शुरू करने से पहले हम लेसन नंबर 12 का ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं। इन लेसन नंबर 12 हम लोगों ने नर्वस सिस्टम को पढ़ा था। नर्वस सिस्टम जो है ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि कंट्रोल और रेगुलेट करता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन्स। इसमें इसके दो पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके अलावा हम लोगों ने लेसन नंबर 12 में ब्रेन को डिस्कस किया था। ब्रेन के 3 पार्ट्स है, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन। इन पार्ट्स के बाद हम लोगों ने न्यूरॉन्स को डिस्कस किया था कि न्यूरॉन्स जो है ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सारी फंक्शनिंग में। अब हम लेसन नंबर 13 को स्टार्ट करते हैं। 13 में है नर्वस सिस्टम। बिटवीन द सर्फेस ऑफ द ब्रेन एंड द स्कल देर आर 3 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजेस। इसमें सरफेस जो ब्रेन की और स्कल की उसके दरमियान में 3 तरह की लेयर्स हैं जो कि कम्प्लीटली स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कवर करती हैं। ये 3 मेम्ब्रेन्स जो हैं ये हैं ड्यूरा मेम्ब्रेन, आर्कोनाइड मैटर एंड पाया मैटर, ये इसके नाम हैं। अब हम देखेंगे कि ड्यूरा मैटर जो है ये क्या है। ये थिक मेम्ब्रेन मेड ऑफ टेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज दैट सराउंड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये एक थिक सी मेम्ब्रेन है और इसमें ये होता है कि जो इसके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के सराउंड्स में टिश्यूज़ हैं उनके साथ कनेक्टेड होती है। आर्कोनाइड मैटर कनेक्टेड टू द ड्यूरा मैटर ऑन द साइड ऑफ क्लोजेस्ट ऑफ टू द CNS। ये जो है ये कनेक्टेड होती है ड्यूरा मैटर के साथ और ये किसके करीब होता है, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के करीब। दिस मिडल लेयर includes a network of fibers that helps protect the brain and spinal cord from sudden impact। और इसका ये फ़ायदा होता है कि कोई भी सडन इम्पैक्ट है उससे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन जो है वो उनको प्रोवाइड की जा रही होती है आर्कोनाइड मैटर से। अब हम बात करेंगे थर्ड मेम्ब्रेन की। थर्ड मेम्ब्रेन इज़ पाया मैटर। द पाया मैटर इज़ a thin fibrous tissues that is permeable to water and small fluids. The pia mater allows blood vessels to pass through and nourish the brain। अब ये क्या है कि ये फाइबर टिश्यूज़ होते हैं और ये वाटर की तरह होते हैं और इसमें ये है कि पाया मीटर जो है ब्लड वेसल्स को अलाउ करती है कि वो ब्रेन को न्यूरिश करें और वहाँ से गुजर जाएं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड की। द सब आर्कोनाइड स्पेस कंटेन्स अ फ्लूइड कॉल्ड सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। एक स्पेस है जिसमें एक फ्लूइड होता है जिसको CSF कहते हैं। CSF जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों की ब्रेन की फंक्शनिंग में, उनके बिहेवियर में, थिंकिंग में, इन लर्निंग में, इन सारी चीज़ों में ये CSF फ्लूइड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अ क्लियर कलरलेस फ्लूइड कवरिंग द इंटायर सरफेस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये कलरलेस होता है लेकिन क्लियर होता है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ CSF इज़ 125 to 150 मिलीलीटर। और इसमें ये कि इसका जो टोटल वॉल्यूम देखें बहुत सारे बच्चों में कुछ का सर जो है बड़ा होता है, कुछ का सर छोटा होता है, तो उसमें CSF जो है इसको भी टेस्टिंग के दौरान में कंसीडर किया जाता है, इन चीज़ों को देखा जाता है। टोटल प्रोडक्शन ऑफ CSF इज़ अबाउट 400 to 500 ml डेली। ये डेली 4 से 500 ml डेली प्रोडक्शन करता है नॉर्मल इंडिविजुअल में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड इज़ about 45 cm long in men and 43 cm long in women। ये men में जो है 2 cm long होगा एज़ कम्पेयर टू वुमेन एंड इसका वेट जो है अबाउट 30 to 40 ग्राम्स होगा। द वर्टिब्रल कॉलम जिसको बैकबोन कहते हैं इनकैप्सुलेटिंग द स्पाइनल कॉर्ड अबाउट 70 cm लॉन्ग कंप्राइजिंग वर्टिब्रा इन द वर्टिब्रल कॉलम। इसमें ये है कि ये बैकबोन है और इसके साथ स्पाइनल कॉर्ड जो है ये तकरीबन 70 cm लंबा जो है होता है और वर्टिब्रल कॉलम की तरफ के अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है। सिग्नल्स अराइजिंग इन द मोटर एरियाज ऑफ द ब्रेन ट्रैवल बैक टू डाउन टू द कॉर्ड एंड लीव इन द मोटर न्यूरॉन्स। ये इसमें से जो सिग्नल्स होते हैं वो बैक जाते हैं, ट्रैवल करते हैं कॉर्ड की तरफ और फिर आके छोड़ देते हैं मोटर न्यूरॉन्स को। द स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो एक्ट्स एज अ माइनर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम सिंपल रिफ्लेक्सेस लाइक द विड्रॉल रिफ्लेक्स। इसमें ये है कि ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ये माइनर कोऑर्डिनेशन कर रहा होता है, ये एक सेंटर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ रिफ्लेक्सेस के लिए। अब रिफ्लेक्स क्या है? रिफ्लेक्स जो होते हैं रैपिड अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन द इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये रैपिड
और अनकॉन्शियस होते हैं, कॉन्शियस नहीं होते, और ये सडन रिस्पॉन्स लेके आते हैं जब भी कोई इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आता है। रिफ्लेक्सेस आर आल्सो न्यूरल पाथवे ओवर विच इम्पल्स ट्रेवल ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स। ये एक पाथवे है जिसमें इम्पल्स जो है रिफ्लेक्स के थ्रू उसके दौरान में ट्रैवल कर रही होती है। द कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर आल्सो इंक्लूडेड रिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। रिसेप्टर ने स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना होता है। एफरेंट पाथवे ये सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। और थर्ड वन इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंटेन्स द स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व्स, दीज कनेक्ट टू सीएनएस टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इसमें क्रेनियल नर्व्स होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसके अलावा ये जो है सीएनएस को रेस्ट बॉडी के साथ कनेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। पीएनएस कनेक्ट द बॉडी सेंसरी रिसेप्टर्स टू सीएनएस एंड सीएनएस टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स। ये बाकी रिसेप्टर्स के साथ, और वहाँ से सीएनएस जो है मसल्स और ग्लैंड्स की तरफ जाएगा। अब पीएनएस जो है इसके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, स्केटल या सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसको एएनएस कहते हैं। इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज सेल्फ गवर्निंग और सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज़्म। इसको हम ऑटोनॉमिक जो है इसको सेल्फ रेगुलेटरी भी कहते हैं, सेल्फ गवर्निंग भी कहते हैं, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री होता है। कंट्रोल्स द ग्लैंड्स एंड मसल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन, हार्ट, स्टमक एंड ग्लैंडुलर एक्टिविटी। तो जितने भी ग्लैंड्स हैं, मसल्स हैं, उनके इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है, और जो भी ऑपरेशन हो रहा होता है ये देखते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। स्केटल सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये कि ये कंट्रोल करता है वॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ आवर स्केटल मसल्स। जितनी भी वॉलेंटियर मूवमेंट होगी जो अपनी मर्ज़ी से हो रही थी उसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये जो है इनवॉलेंट्री ऑपरेशन को देखेगा। अब हम देखेंगे कि एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है हैज़ अ ड्यूल फंक्शन। इसके दो तरह के फंक्शन हो सकते हैं। ये अराउजिंग में भी हेल्पफुल होता है और कामिंग में भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये दोनों इसके सब सिस्टम्स हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम देखेंगे कि अराउजल और कामिंग जो है ये किस में आ रही, सिंपैथेटिक में क्या आएगा और अब पैरासिम्पैथेटिक में क्या चीज़ आएगी। द पार्ट ऑफ एएनएस अराउजेस अस फॉर डिफेंसिव एक्शन, फाइट और फ्लाइट। जो एएनएस है ये इसमें अराउज होगा, या तो फाइट करेगा पर्सन या फ्लाइट कर जाएगा। इफ़ समथिंग अलार्म्स, endangers, excites or enrage a person, the sympathetic nervous system accelerate heartbeat, slow digestion, raise the sugar level in blood, dilates the arteries and cools the body through perspiration. ये make the alert and ready for action. फाइट और फ्लाइट होगी, और इसमें क्या है कि अगर हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाएगी और इस तरह से चीज़ें कुछ हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी, कुछ कम हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें एएनएस में हो रही होती है। और एएनएस जो है ये एक मतलब पर्सन को अलर्ट करता है कि आप कोई भी एक्शन जो लेने के लिए रेडी हो जाएं। नेक्स्ट वन इज़ पीएनएस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। व्हेन द स्ट्रेसफुल सिचुएशन सबसाइड्स, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बिगिंस इट्स एक्टिविटी। जब कोई वो ऊपर जैसे उसने अलर्ट किया और पर्सन ने एक्शन लिया, जब ये एक्टिविटी ख़त्म हो गई है तो क्या होगा कि सब साइड जो होगी वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अपनी एक्टिविटी को शुरू करेगा। ये जो है सिंपैथेटिक के ऑपोजिट जो प्रोसीजर है उसको एक ऐसा इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है जो कि एएनएस के ऑपोजिट होता है। ये क्या करेगा कि डिक्रीज़ कर देगा हार्ट बीट, और ब्लड प्रेशर जो है वो भी लो हो जाएगा। इस तरह करके इन आवर डेली लिविंग लाइफ सिचुएशंस बोथ सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक वर्क टुगेदर टू कीप अस इन स्टडी इंटरनल स्टेट मेंटेनिंग द होमियोस्टेसिस। ये क्या होता है कि इसमें हमारी डेली लिविंग में दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। एक तो ये है कि इसमें पैरासिम्पैथेटिक ने और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ने ये करना होता है कि फ्लाइट को सिंपैथेटिक में, और ऊपर जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसका भी ही अपना रोल है कि वो क्या करेगा कि उसकी अराउज भी करना है, कामिंग भी करना है। और ये दोनों जो आगे उसके फर्दर पार्ट्स हैं, और ये दोनों सिस्टम्स जो हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, ये एक जो है काम करेगा और दूसरा जो है एक बार एक्शन लेने पे पर्सन को अलर्ट करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अब स्टडिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन, हम कैसे ब्रेन की स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के लिए डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, इसका शॉर्ट नेम जो है ईईजी है, रिकॉर्डिंग द ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बीइंग ट्रांसमिटेड विद इन द ब्रेन, जो कि ट्रांसमिट हो रहे होते हैं ब्रेन के अंदर, और ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं स्कल के साथ अटैच किए जाते हैं इसको मेजर करने के लिए, इसको कंडक्ट करते हुए।
अब हम देखते हैं कि ईईजी किस किस पर्पज़ के लिए मोस्ट इसकी फेमस एग्जांपल जो है, जब भी एपिलेप्टिक पेशेंट्स को अटैक होता है तो उन्हें डॉक्टर्स जो हैं, न्यूरो फिजिशियंस जो हैं, वो ईईजी के लिए रेफ़र करते हैं कि आप जाएं अपने ईईजी टेस्ट करवाएं और उससे पता चलेगा कि किस जगह पे प्रॉब्लम है। कंफर्म होगा कि ये एपिलेप्टिक फिट्स है, एपिलेप्सी है आपको, या कोई और प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन इज़ CAT, computerized axial tomography. A computer constructs an image of the brain by combining thousands of separate X-rays taken from slightly different angles. इसमें भी कंप्यूटर जो है वो इमेज लेगा ब्रेन का, और इसमें डिफरेंट किस्म के एक्सरेज होंगी, और ये क्या करेंगे कि ये डिफरेंट एंगल्स में हो रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे MRI भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका नेम है, और शॉर्ट नेम इसके लिए MRI यूज़ करते हैं। The scan produces a powerful magnetic field to produce a computer-generated detailed image of the structure of the brain. ये क्या करेगा, ये पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें ये कंप्यूटर जनरेटेड चीज़ों को प्रोवाइड करता है, और इसमें ब्रेन जो है उसकी स्ट्रक्चर का एक डिटेल में इमेज जो है लिया जाता है MRI के थ्रू। अब हम बात करेंगे PET, पोस्ट्रियन इमिशन टोमोग्राफी, a scan showing biochemical activity within the brain at any given movement, कि ब्रेन की जो किसी भी मूवमेंट पे, किसी भी एक जो लम्हा है उस पर जो भी एक्टिविटी हो रही होती है उसको हम